Hello everyone, welcome to my channel Simply Easy. My name is Priya and today we are going to learn about literary devices. तो बेसिकली आज हम लोग 11 लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड बाकी आपको मैं पार्ट 2 में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। बट हाँ, सवाल ये होता है कि डिवाइस का मतलब क्या है। हम शुरू तो करेंगे पढ़ना, लेकिन मुझको ये बताओ कि डिवाइस का मतलब क्या है। टूल्स है ना, जिसके मदद से हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। लाइक मान लो कि और सिर्फ आसान ही नहीं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक टीचर, मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने के लिए मुझे भी तो डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं। तो उन डिवाइसेस की मदद से क्या हो रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ आपको और अच्छे तरीके से समझाने की, राइट। तो लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है कि जो ऑथर होते हैं वो इन टूल्स का इस्तेमाल करके खुद को एक्सप्रेस करते हैं, जो रीडर्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट ये लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, यानी कि वो अपनी लेखनी में कुछ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से वो बताते हैं कि हमको साफ साफ समझ में आता है कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो हमारा पहला लिटरेरी डिवाइस है एलिटरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो बच्चा, सारे लिटरेरी डिवाइसेस ही इजी होते हैं, बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या होता है। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। तो चलो, तो एलिटरेशन होता है कि जब मतलब कोई भी नेबरिंग वर्ड्स का जो साउंड होता है, इनिशियल साउंड यानी कि बिगिनिंग साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो उसी को बोलते हैं एलिटरेशन। यानी कि इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स। Although alliteration involves repetition of letters, but most importantly, it is a repetition of sounds. अब ये सेकंड वाले लाइन का मतलब क्या है वो हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझा रहे हैं। तो एलिटरेशन का मतलब समझ में आ गया। जब किसी मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो 2 या 3 वर्ड्स है एंड उनके इनिशियल यानी उनके बिगिनिंग पहला अगर साउंड सेम हो, ठीक है, या वो साउंड रिपीट कर रहा है, वही हो गया एलिटरेशन। जैसे देखो, और ऑल्सो जो टंग ट्विस्टर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो होते हैं एलिटरेशन के एग्जाम्पल्स। जैसे ये वाला देखो, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, है ना। तो मेरा भी थोड़ा टंग ट्विस्ट हुआ, खैर। तो इसमें देखो, अगर आप इनिशियल साउंड देखोगे, पहला वाला अगर आप साउंड देखोगे तो क्या साउंड आ रहा है, प साउंड आ रहा है एंड लिखा भी है पी, है ना, पीटर पाइपर। देखो बच्चा, मैं इस वाले पी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम सामने वाला जो पी है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, एकदम फर्स्ट में जो पी है ये वाला। देन देखो अगेन, पिक्ड का फर्स्ट वाला पी, फिर पेक्ड का पी, पिकल्ड का पी, पेपर्स का पी, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि इनिशियल साउंड जो है, इनिशियल पी साउंड, प साउंड ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि एलिट्रेशन का मतलब है कि सिर्फ अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो तो ही वो एलिट्रेशन होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब बहुत सारी बुक्स में भी देखा है कि लिखा हुआ रहता है कि सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो तो ही होता है एलिट्रेशन। नहीं, वॉवल साउंड अगर रिपीट होता है, अगर इनिशियल वॉवल साउंड रिपीट होता है तो उसको भी एलिट्रेशन बोलते हैं। बट हाँ, दिस इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स एक्चुअली मतलब लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। एली मतलब वॉवल साउंड को ज़्यादा लोगों ने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है। ऑल्सो ये जो मैंने बोला ना, ये सेकेंड वाला जो आपका मीनिंग है, सेंटेंस का मीनिंग, ये बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, हालांकि हमको पी साउंड तो नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे हम लोग पी लिखा हुआ है वो हम लोग नहीं देख रहे। पी लेटर है, लेटर के बेसिस पे हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग इसके साउंड के बेसिस पे कर रहे हैं। हम लोग प साउंड आ रहा है, राइट, तो प साउंड के बेसिस पे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। वही होता है एलिटरेशन। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको देख के भी समझ में आ जाएगी कि पी बार बार लिखा हुआ है, चलो यही हो गया एलिटरेशन। But it's not about letters, it's not about the alphabet, it's about the sound, repetition of sound, okay? Next क्या है, Sally sells seashells by the seashore. अगेन यहाँ पे देखो S साउंड ज़्यादा रिपीट हो रहा है, प्रोमिनेंट है। देखो ये बिगिनिंग वाला S देखो, seashells by the seashore, ठीक है। देखो लास्ट वाला जो आपको S दिख रहा है,
यहाँ पे मैं थोड़ा कलर एक बार चेंज करके बता देती हूँ। ये वाला जो एस है या ये वाला एस है, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एकदम जो बिगिनिंग जो साउंड आ रहा है एस का, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, होल्डिंग अ यूनिक यूनिवर्स अनडन बाय यू। अगेन यहाँ पे देखो यू साउंड आ रहा है ना, यूनिक यूनिवर्स अनडन, अ साउंड आ रहा है, यू साउंड आ रहा है, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारा एलिटरेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, द बिग ब्लैक बेयर बैंग्ड ब्लैंडली ऑन द बार्क। अगेन यहाँ पे बी साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। तो सीधी से बात मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एलिट्रेशन का मतलब क्या है, जब नेबरिंग वर्ड्स में इनिशियल साउंड यानी कि बिगिनिंग साउंड अगर रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो हो गया हमारा एलिट्रेशन। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे भी देखो साउंड की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एलिटरेशन होता है एकदम बिगिनिंग वाला साउंड, और कॉन्सोनेंस होता है कोई भी वर्ड के बीच में या लास्ट में अगर वो आता है तो वो हो गया। जैसे कि अगर हम लोग पिछले वाले एग्जाम्पल की बात करें, ये वाला देखो, अगर हम लोग इस एस की बात करते हैं, ये लास्ट का एस, फिर ये बीच का एस, फिर ये लास्ट का एस, फिर ये एस की अगर हम लोग बात करें, तो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंस, ये हमारा एलिट्रेशन नहीं होगा। बट अगर हम लोग फर्स्ट वाले साउंड की बात करें, इनिशियल साउंड की बात करें, तो वो हो गया हमारा एलिट्रेशन, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे एग्जांपल देखो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। तो ये देखो ल साउंड यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक। नेक्स्ट अगेन देखो, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर। सेम मैंने आपको एलिट्रेशन में भी एग्जांपल दिया था, इनिशियल प साउंड रिपीट हो रहा था तो वो एलिट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो ये र साउंड यहाँ पे ज़्यादा कॉमन आ रहा है, देखो, ठीक है, र। सो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंस। फिर देखो ड साउंड आ रहा है, पिक्ड, फिर आ गया पिकल्ड, ठीक है, ड साउंड आ गया। और क्या है बच्चा, हाँ बीच वाला देखो पी है ना, पाइपर, पेपर, ठीक है, ये आ गया बीच का, तो ये हो गया हमारे कॉन्सोनेंस, ठीक। चलो नेक्स्ट एसोनेंस। देखो कॉन्सोनेंस क्या था, जब किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होगा तो हो गया आपका कॉन्सोनेंस। एसोनेंस का मतलब है सेम चीज़ बट वॉवेल साउंड अगर रिपीट होगा तो, ठीक है, अगर वॉवेल साउंड रिपीट होगा तो वो होता है एसोनेंस। अगर किसी वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस के बीच में या एंड में वो वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है तो वो होगा एसोनेंस। एग्जाम्पल जैसे देख लो, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। देखो ओ यहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, प्रोमिनेंट है, राइट। तो ओ साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है, तो ओ हो गया हमारा यहाँ पे एसोनेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, फायर एट द प्राइवेट आई हायर टू प्राई इन माई बिजनेस। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे तो आई मैम कैसे होगा क्योंकि ये तो ई से शुरू हो रहा है। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे लेटर्स का खेल नहीं है, यहाँ पे साउंड का खेल है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, फायर, आई साउंड आ रहा है, ध्यान से देखो आई साउंड आ रहा है ना। फायर एट द प्राइवेट, प्राई, फिर आई, फिर हाई, फिर अगेन प्राई, ये क्या हो गया, हाँ प्राई, फिर हो गया माई, है ना, ये आई साउंड आ रहा है, भले यहाँ पे वाई लिखा हुआ है बट साउंड क्या आ रहा है, आई, तो इसलिए ये हो गया हमारा एसोनेंस का एग्जाम्पल। अगेन फिर से देखो, यही पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे भी देखो आई का साउंड आ रहा है ना, पाइपर, पिक्ड, पिकल्ड, राइट। फिर यहाँ पे ई साउंड भी आ रहा है, पेक, पिकल्ड, पिक्ड, पेपर्स, पिकल्ड, है ना, ये साउंड भी आ रहा है, तो ये हो गया हमारा एसोनेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सिंबॉलिज्म। तो सिंबॉलिज्म क्या है, देखो सिंबॉलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ राइटर यूजेस वन थिंग यूजिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और फिनोमेना टू रिप्रेजेंट समथिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट।
इसका मतलब और कुछ नहीं, सिंबलाइज करना होता है, सीधी सी भाषा में है सिंबलाइज करना, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा ना कि जैसे मान लो किसी कंपनी का लोगो, अब देखना कुछ अजीब अजीब मतलब ड्राइंग किए हुए होते हैं, या कुछ लोगों में देखना कुछ चीज़ें रहती हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें रहती हैं, बट उसका मीनिंग अलग होता है कि नहीं। जैसे ऑडी में देख लो, जैसे रिंग्स रहते हैं, ओलंपिक में, ठीक है, कुछ ऐसे रिंग्स रहते हैं, फिर ओलंपिक में देखना किस तरीके से वो 5 रिंग्स रहते हैं, तो इनके सारे अलग अलग मतलब वो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वो कुछ और चीज़ें हमको बताने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा चीज़ रहता है, एक ऐसा मतलब थिंग रहता है जो कि किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पोएम, अगर आप क्लास 10 से हो तो आपका एक पोएम है फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से बताया है कि फायर और आइस जो है किस तरीके से उन्होंने इन दोनों को सिंबलाइज किया है कि ये दोनों क्या करेंगे, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे, किस तरीके से, है ना। फिर देखो जैसे कि रेनबो क्या सिंबलाइज करता है, होप एंड प्रॉमिस। फिर देखो रेड रोज़, ये सिंबलाइज करता है लव। फिर वाइट कलर, ब्लू कलर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वो जो एलिगरीज जो बनाते हैं उनमें भी देखना कुछ चीज़ें रहती है, राइट। कोई ओक ब्रांच हो गया, ऑलिव ब्रांच हो गया, तो ओक लीव्स हो गए, तो ये सारी कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यही हो गया हमारा सिंबॉलिज़्म। तो सिंबॉलिज़्म का मतलब क्या है, जब एक राइटर किसी एक चीज़ को लिखता है एंड उसके ज़रिए वो किसी और एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हो गया सिंबॉलिज़्म, ठीक है, बेसिकली सिंबलाइज करना। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब क्या है, दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स which have at least one point in common. It is usually introduced by words such as than, like, as. देखो हम लोग कंपैरिजन जब करते हैं, ऑब्वियसली उन दोनों में कोई एक पॉइंट तो कॉमन रहेगा जिसके वजह से हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जब ये कंपैरिजन होता है, जब हम लोग दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, बट उसके साथ साथ हम उसमें अगर दैन या लाइक या एज का इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है सिमिली। जैसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा वोकैब में, है ना, एज ग्रीन एज ग्रास, एज ब्लू एज स्काई, यानी कि ब्लू और स्काई को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, है ना। मतलब स्काई को किस तरीके से, मतलब कैसे कंपेयर कर रहे हैं, वो कैसा दिख रहा है, पूरा ब्लू, एकदम नीला। ग्रास कैसे दिख रहा है, एकदम ग्रीन दिख रहा है, राइट। फिर एज वाइज एज आउल, है ना। फिर देखो और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लायन। यहाँ पे देखो लाइक का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल यूज़ किया है। वो किस तरीके से लड़ रहा था, ही को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लायन के साथ, लाइक अ लायन, ठीक है। अगेन देखो, शी स्विम्स एज फास्ट एज अ फिश, ठीक है। तो वो किस तरीके से स्विम करती है, फ़िश की तरह। फ़िश जितनी जल्दी से मतलब फ़ास्ट वो स्विम करती है, ये लड़की भी उसी तरीके से स्विम कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही एंड लायन के बीच में कंपैरिजन एस्टैब्लिश हुआ, बट वी आर ऑल्सो यूजिंग लाइक। यहाँ पे क्या हुआ, शी एंड फिश के बीच में कंपैरिजन एस्टैब्लिश हो रहा है एंड वी आर यूजिंग एज, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा सिमिली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर भी क्या है, देखो ये भी वही चीज़ है, जब हम दो डिफरेंट चीज़ों को, दो डिफरेंट आइडियाज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसी को ही कहते हैं मेटाफर। This poetic device is used when comparison is made between two different ideas or things. It is used in an imaginative way to show that somebody or something has the same qualities as the another thing. तब आप बोलोगे कि मैम ये तो सिमिली की तरह ही हो गया, यहाँ पे भी कंपैरिजन हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एंड मेटाफर में भी कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक ही चीज़ का डिफरेंस है बच्चा, यहाँ पे लाइक दैन और एज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिमिली में लाइक दैन और एज का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सेम एग्जाम्पल जैसे है ना, ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लायन, इसी चीज़ को देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा है मैंने, ही वॉज अ लायन इन द फाइट, ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लायन, तो ये हो जाएगा सिमिली। बट मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, ही वॉज अ लायन, यहाँ पे भी मैं कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं कंपेयर कर रही हूँ कि वो एक लायन की तरह ही लड़ रहा है, बट लिखने का तरीका जो है वो अलग है, वो एकदम फाइट में एकदम लायन बन गया था, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका मेटाफर। एग्जाम्पल देखो, द कैमल इज़ द शीप ऑफ डेजर्ट। अब कैमल और शीप को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। कैमल को क्या बोला जाता है? डेजर्ट का शीप बोला जाता है ना। कैमल को शिप के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये हो गया हमारा मेटाफर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब बच्चा और कुछ नहीं, बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है ना। इस देखो, अगर हम लोग सही तरीके से समझे ना जैसे देखना होता है ना कि स्कूल में क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चुगली करते हैं ना। कुछ चीज़ें होती एक है बट उसको लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होता है हाइपरबोल। जब लोग ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोलते हैं वो हो गया हाइपरबोल, ठीक है। दिस डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर पर्पसली एंड ऑब्वियसली एग्जैजरेट्स टू एन एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे वो एग्जैजरेट करे, अगर बढ़ा चढ़ा के अगर बोल रहा है तो वो हो गया हाइपरबोल। इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फसाइज और एज अ वे ऑफ मेकिंग अ डिस्क्रिप्शन मोर क्रिएटिव एंड ह्यूमरस। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है, आपको कोई चीज़ और अच्छे तरीके से समझाना है बट इन अ ह्यूमरस वे, है ना, मज़ेदार के हिसाब, मतलब मज़े के हिसाब से आप कर रहे हो, ठीक है ना, जस्ट फॉर फन, तो वो हो गया हाइपरबोल। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाइपरबोल इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। इसको सीरियसली मत लेना हाइपरबोल को, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस भी जानती है या जो रीडर्स है ये भी जानते हैं कि भाई यार ये तो बढ़ा चढ़ा के ही बोलता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, शी इज़ गोइंग टू डाई ऑफ एम्बेरसमेंट। अब देखो शर्म के मारे बोलते नहीं कि अरे मैं तो शर्म के मारे मर ही जाऊंगी। भाई देखो शर्म के मारे कोई नहीं मरता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता शर्म के मारे मरते तब तो भाई क्या बोले, बैक बेंचर सभी शायद चुप होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है यहाँ पे कि वो तो मतलब शर्म के मारे मर जाएगी। अगेन देखो, आई हैव टोल्ड टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स, है ना। मम्मी ये लोग हमें बोलते हैं ना। फिर देखना टीचर भी हमको बोलते कि अरे मैंने ये तुमको 1000 बार समझा दिया बट फिर भी तुमको समझ में नहीं आया। अब सच में क्या टीचर 1000 बार समझाते हैं? 2 बार समझा दें, 3 बार अगर पूछने जाओगे तो उनको चिढ़ मच जाती है। अच्छा देखो मैं भी टीचर हूँ, खैर इस चीज़ को बाद में बात करते हैं, चलो छोड़ो ये एग्जाम्पल छोड़ दो, हाँ जो भी है बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट देखो, द होल वर्ल्ड वॉज स्टेयरिंग एट मी, यानी कि पूरा मतलब वर्ल्ड मुझको देख रहा था। अब लोगों का खा पी के काम नहीं है, जितने भी लोग हैं सब अपना काम धाम छोड़ के, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं सब वो काम धाम छोड़ के उसको देखने जाएंगे। बट कहने का मतलब क्या है, वहाँ यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे, राइट। तो ये क्या है, एग्जैजरेट करके बोलना हुआ। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोल, है ना, बोलते हैं वो भी बढ़ा चढ़ा के, है ना, हाइप करके थोड़ा, तो हो गया हाइपरबोल। नेक्स्ट ऑक्सीमोरन, ये बड़ा कमाल का है। ये एक्चुअली एक फ्रेज है, हाँ, इट इज़ अ फ्रेज दैट कंबाइंस 2 वर्ड्स दैट आर कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट टू ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर ऑपोजिट अगर होंगे एक दूसरे से तो वो हो गया ऑक्सीमोरन। बट एक फ्रेज होता है, यानी कि 2 वर्ड्स का ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे देखो ऑर्गेनाइज्ड मेस। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, सब कुछ सजाया हुआ, राइट। एंड मेस का मतलब क्या है, सब कुछ एकदम तहस नहस कर देना, एकदम बर्बाद कर देना। फिर देखो डीफनिंग साइलेंस। साइलेंस का मतलब क्या है, एकदम चुप्पी, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। डीफनिंग यानी कि कान खराब कर देने वाला, कान एकदम बहरा कर देने वाला। अब देखो साइलेंस तो वैसे ही चुपचाप ही है, मतलब साइलेंस में तो कोई आवाज़ ही नहीं है, तो फिर कान खराब होगा कैसे। बट यहाँ पे डीफनिंग साइलेंस का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से समझोगे तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मतलब सन्नाटा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि 2 वर्ड्स को लिखा जाता है, 2 एकदम अपने से एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, बट इनको यहाँ पे एक ही साथ लगाया जाता है, इसका मतलब और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे देखो डार्क लाइट, सेम डिफरेंस, बिग बेबी, ओरिजिनल कॉपी, ओपन सीक्रेट। ये सारी की सारी चीज़ें देखो सब एक दूसरे से अलग हैं। यानी कि ओपन का मतलब देखो पूरा खुल्लम खुल्ला, सीक्रेट का मतलब एकदम चुपचाप, मतलब खुद ही अंदर कुछ सीक्रेट रख दो, राइट। तो दोनों के एक साथ लिखा गया है। तो ये है हमारा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है कि ये इमेजरी जो है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देखो जब भी हम लोग कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, या मान लो बचपन में ही हमको नानी माँ या दादी जो है हमें कहानियाँ सुनाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसको इमेजिन करते थे ना,
राइट वो क्या बोलते थे, एक था राजा, मतलब एक राजा था, बहुत साल पहले एक राजा था, वो एक जंगल से गुजर रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन मतलब हम लोग भी दिमाग में सोच लेते कि हाँ भाई इस तरीके का एक घना जंगल होता था और उसके बीच से राजा ऐसे जा रहा होगा। हम लोग क्या कर रहे थे, इमेजिन करते थे, सॉरी अभी भी करते हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो यही एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसके ज़रिए पोएट्स, नॉवेलिस्ट एंड अदर राइटर्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं ताकि रीडर के दिमाग में इसका एक छवि जो है बन जाए, इसको और ज़्यादा क्लियर हो जाए और ज़्यादा विविड हो जाए, इसके लिए इमेजरी का यूज़ किया जाता है। अगर सच बात बताऊँ तो बच्चा इमेजरी के बिना ना आपको कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, ना आप कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है ना, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपकी इमेजिनेशन पावर ही नहीं है, अगर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो तो कैसे मज़ा आएगा, राइट। एंड ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि राइटर किस तरीके से हमको समझा रहे हैं, ये भी है। एग्जाम्पल जैसे देखो, आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का वो पोएम तो आपने पढ़ा ही होगा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड वाला, उसमें तो पूरा ही इमेजरी का यूज़ किया गया है ना। आप पूरा आप इमेजिन कर रहे हो, आई वॉन्डर्ड मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे ही वैंडर कर रहे थे, हैं, वैंडर यानी कि इधर उधर भटकना, ठीक है। एंड वॉन्डर्स, मैंने अगर वॉन्डर बोला तो वो गलत है, वॉन्डर यानी कि सोचना, ठीक है, एंड वैंडर यानी कि इधर उधर भटकना। तो वो अब हम लोग भी ये पोएम सुन के ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब किस तरीके से वो क्लाउड की तरह ऐसे बह रहे थे, नहीं बह रहे थे, एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाता है, राइट। और एक चीज़ देखो, द किटन्स फर इज़ मिल्की, तो किटन का फर कैसा था, मिल्की था, यानी कि हम लोग क्या समझ सकते हैं कि किटन का फर जो है वो एकदम प्योर वाइट कलर का था, राइट, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, ग्लिटरिंग वाइट द ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्ड एवरीथिंग इन साइट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब स्नोफॉल वगैरह कुछ भी हुआ होगा कि जिससे जो भी सामने आपको दिख रहा है वो सब मतलब बर्फ़ से एकदम भर गया है, एकदम पूरा ढक गया है, ठीक है। एंड वो एकदम वाइट कलर का एकदम जैसे लग रहा है कि ग्लिटर कर रहा है। तो ये भी हमारे दिमाग में देखो ऐसे ही मतलब इमेजिनेशन क्रिएट हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। Personification is exactly what it sounds like, giving human attributes to non-human objects. Human attributes यानी कि human qualities, ठीक है। जब हम लोग किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, कोई नॉन लिविंग थिंग या कोई भी रैंडम स्टफ को अगर हम लोग एक ह्यूमन क्वालिटी दे दें, ठीक है, जैसे मान लो गाड़ी बोल रहा है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि देखो ट्रेन के पास वो पहिए होते हैं बट वो दौड़ता नहीं है, वो मतलब क्या बोले उसको, मतलब पर्सोनिफिकेशन ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। वो तो बस अपना काम कर रहा है, उसका अपना एक मैकेनिज़्म है, वो पटरी में से जा रहा है, बस यही है। बट ऐसा तो नहीं कि वो सच में चल रहा है जैसे हम लोग चलते हैं, इज़न्ट इट, ये तो नहीं होता है। So in personification, inanimate objects and abstract things are spoken of having life and intelligence. इस तरीके से दिखाया जाता है कि जिस तरीके से उनमें कोई जान है एंड उनमें कोई इंटेलिजेंस है, उनमें एक ह्यूमन क्वालिटी है। एग्जाम्पल जैसे देखो, द स्काई वेप्ड टीयर्स ऑल नाइट। देखो स्काई ने क्या किया, वो रोया, पूरी रात वो रोया। अब आसमां तो भाई रोता नहीं है ना। तो ये क्या हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे हम लोगों ने स्काई को एक ह्यूमन क्वालिटी दिया है, राइट। ओके, देन अगर आपको पता होगा वो डैफोडिल्स नॉडेड देयर हेड, ये भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। हम लोग आगे भी एक्सरसाइज करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के, ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं, डोंट वरी। और भी देखो है, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई यानी कि जब देखना वो लाइटनिंग वो थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है ना, तो कैसे वो बिजली जो है देखना पूरे आसमान में ऐसे भर जाता है ना। तो इसको किस तरीके से लिखा है देखो पोएट ने, लाइटनिंग डांस, उसने डांस किया आसमान में, ठीक है ना। हाँ, छैया पे डांस किया उसने। तो ये डांस तो भाई ह्यूमन करते हैं, बट लाइटनिंग को यहाँ पे, लाइटनिंग क्या है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, ह्यूमन क्वालिटी दिया है, राइट। ह्यूमन का एक एट्रीब्यूट उसको हम लोगों ने दे दिया है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। नाउ नंबर 11, ये है हमारा जक्सटापोजिशन। ये जक्सटापोजिशन नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। जक्सटापोजिशन एड्स अ यूनिक ट्विस्ट टू लिटरेचर बिकॉज इट प्लेसेस टू ऑपोजिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। ये जक्सटापोजिशन का मतलब ये है क्या पता है, साइड बाय साइड। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, यानी कि पास ही पास अगर आप कोई ऑपोजिट चीज़ें अगर लिखोगे तो वो होता है जक्सटापोजिशन,
दिस कुड बी डिस्परेट आइडियाज़, कैरेक्टर्स एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी रैंडम स्टफ हम लोग लिख सकते हैं, बट हाँ वो ऑपोजिट होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। अब जैसे देखो, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, हम लोग बोलते हैं ना राई का पहाड़ मत बनाओ। राई क्या होता है, एकदम बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है, पहाड़ एकदम बहुत बड़ा चीज़ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखो लिटिल एंड बिग के बीच में एक कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हैं, है ना। लिटिल देखो बिग से एकदम ऑपोजिट है। सो ये हो गया हमारा, देखो माउंटेन और मोल हिल, ठीक है, ये हो गया हमारा जुक्सटापोजिशन। तो ये एक और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो, द यंग चाइल्ड लुक्ड अप इनटू द रिंकल्ड फेस ऑफ हर ग्रैंड मदर स्माइलिंग, यानी कि यहाँ पे यंग वर्सेस ओल्ड की बात की जा रही है ना। यंग चाइल्ड वो देख रहा है किसको, अपनी ग्रैंड मदर को, यानी कि चाइल्ड तो भाई बहुत ही छोटा है एंड ग्रैंड मदर की एज क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और एक देखो, ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि लव और वॉर में सारी चीज़ें मतलब जायज़ हैं। तो लव यहाँ पे तो एक मतलब एक अलग चीज़ है, एंड वॉर यहाँ पे इसका एकदम ऑपोजिट है। लव में तो हम लोग भी मारपीट वगैरह नहीं करते, बट वॉर में मारपीट वगैरह होती है एंड उसमें कोई प्यार नहीं होता है, राइट। तो दोनों क्या है, एकदम अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जक्सटापोजिशन एंड ये ऑक्सीमोरन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीमोरन भी देखो दो चीज़ों के बीच में मतलब दो चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो कि ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, राइट। बट यहाँ पे देखो ये एक फ्रेज होता है, यानी कि दो वर्ड्स रहते हैं इसमें। बट अगर हम लोग जक्सटापोजिशन को देखेंगे, ये कोई फ्रेज नहीं होता, एक सेंटेंस रहता है एंड सेंटेंस के मदद से ही रीडर को समझना पड़ रहा है कि किन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे माउंटेन और मोल हिल के बीच में कंपैरिजन किया गया है, नेक्स्ट है यंग और ओल्ड के बीच में, नेक्स्ट है लव एंड वॉर के बीच में, ठीक है ना। ये फ्रेज नहीं है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जक्सटापोजिशन एंड ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो भाई इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। एंड या दैट्स ऑल। हाँ, येस, वी हैव डन ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस, आई मीन द 11 लिटरेरी डिवाइसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। अगर क्लास अच्छा लगा, क्लास तो नहीं चल रहा है, अभी वीडियो ही चल रहा है, तो चलो वीडियो अगर अच्छा लगा है सो येस लाइक करो। ये मैं हर रोज़ बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ, बट आप लोग करते नहीं हो, तो लाइक करो बच्चा। ऑल्सो सब्सक्राइब करो, ताकि जब सब्सक्राइब करते हो ना, सो इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी, तो मैं और ऐसे रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, आप ही के बेनिफिट के लिए, इंग्लिश के टॉपिक्स। तो या सब्सक्राइब करो, ऑल्सो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड टेल देम टू जॉइन अस, राइट। सो या टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।